हेलो दोस्तों, आज हम पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में बताएंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ क्या है, इसके क्या फीचर हैं, क्या डिपॉजिट हैं, इसमें क्या टैक्स बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग खुलवा सकते हैं। ये सारे चीज़ हम आज पीपीएफ के बारे में जानेंगे। तो सारी जानकारी के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी धैर्य रखना है और इस वीडियो पे बने रखना है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए पीपीएफ के बारे में जानते हैं कि पीपीएफ क्या है। पीपीएफ एक भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, या इसे टैक्स बेनिफिट सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमें इसमें टैक्स रिलीफ में मिलते हैं कि जो भी हम इनकम होते हैं, इनकम टैक्स बनते हैं, अगर हम पीपीएफ इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो उसमें 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो इसके फीचर भी बहुत अच्छे फीचर हैं, जैसे कि बहुत से लोग एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये कभी कभी ये बहुत ज़्यादा उछाल हो जाता है, ज़्यादा रिटर्न कभी कभी एक खाई की तरह नीचे गिरा देते हैं। लेकिन ये दोनों के बीच के करीब ये एक स्थिर और लॉन्ग टर्म चलने वाला एक सही इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये भारत सरकार का स्कीम है, तो ये गारंटी रिटर्न है, इसमें रिस्क जीरो है, न के बराबर रिस्क है। दूसरा ये टैक्स बेनिफिट है कि जैसे कि मेरा इनकम टैक्स लग रहा है तो उसमें टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख एटीसी के तहत मिल जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम पीपीएफ में पैसे जमा करते हैं और हम पे कहीं से लाइबिलिटी भी है, जो लोन लेते हैं, तो जो लाइबिलिटी है तो उसके लिए जो हमारे पीपीएफ का अमाउंट है वह उसमें अटैचेबल नहीं होता है। ले तो ये बहुत अच्छी इसमें स्कीम, इस स्कीम के बारे में अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इनकम टैक्स, तो हम तो ये तो बता दिए कि 1.5 लाख तक इसमें छूट मिलती हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम, दो दो टैक्स जो व्यवस्था है, तो जो ओल्ड टैक्स व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है, उसमें तो हमें 1.5 लाख की छूट मिलती है, लेकिन जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसमें नहीं मिलती है। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पीपीएफ अकाउंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह इंडिविजुअल, यानी भारत सरकार का वह इंडिविजुअल और उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। लेकिन जिसका उम्र 18 साल से कम है वो भी खुलवा सकता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए गार्जियन जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसकी होना ज़रूरत है। जब जो माइनर पर्सन है वो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करने लगेंगे। तो इसमें यह है कि एक वन पर्सन, एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर वो एक से ज़्यादा यानी 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें फिर आए कि कौन नहीं खुलवा सकते हैं, तो एनआरआई जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो अकाउंट है वो भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। फिर आए कि हम कहाँ पे वेयर कैन वी पीपीएफ अकाउंट ओपन, हम कहाँ पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, हमें या तो बैंक में जाने या पोस्ट ऑफिस में जाने हैं, या कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक हैं उसमें भी पीपीएफ अकाउंट खोले जाते हैं। तो हमें इसके लिए केवाईसी की भी ज़रूरत होती है। तो केवाईसी मुख्य ये आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड इसमें जरूरी होता है। अगर बिना पैन कार्ड के पीपीएफ अकाउंट खोल दिए जाते हैं तो उसको यानी विदिन 6 मंथ हमें पैन कार्ड सबमिट करना जरूरी होता है। और रेसिडेंशियल के लिए हमें आधार या पहचान पत्र या जो भी हमारे पास वैलिड ओबीडी हैं वो हम सबमिट कर सकते हैं, और बैंक से इसका फॉर्मेट यानी फॉर्म लेकर भर के हम जमा करके कर सकते हैं और हमें पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट, हम पीपीएफ अकाउंट में कितने डिपॉजिट अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो इसका जो 1 ईयर का, एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 यानी 500 रुपये जमा करना होते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। तो अगर हम 1.5 लाख से ऊपर भी जमा करना चाहें तो जमा तो हो सकते हैं, लेकिन यह है कि 1.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज है वो ब्याज नहीं मिलेगा, तो हमें 1.5 लाख के ऊपर जमा नहीं करने हैं। ये बात हमें याद रखनी है। फिर जो ये होता है कि अगर हम पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिए किसी कारणवश से हम उसमें पैसे नहीं डाल रहे हैं और 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो हमारे पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं मतलब कि उसमें अब फिर से जब हम पैसे डालेंगे तो डालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें पेनाल्टी अमाउंट डालना होगा। मान लेते हैं कि 2 साल हम पीपीएफ अकाउंट में कोई पैसे नहीं डाले हैं, तो मेरा पीपीएफ अकाउंट स्टेटस तो इनएक्टिव है, तो उसको रीएक्टिव करने के लिए हमें जो पेनाल्टी 1 ईयर फाइनेंशियल का 50 रुपये जो पेनाल्टी है वो डाले होंगे, और जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो डालने होंगे, तो हमारे पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात आती है। फिर यहाँ पे या ये भी एक इसमें टैब दे रखे हैं कि बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट। तो हमें जब पीपीएफ अकाउंट में पैसे जब डिपॉजिट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी हम पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालें तो हम 1 to 5 यानी महीने की पहली से 5वीं तारीख के बीच में ही पैसे डालें, क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस होते हैं 1 to 5 डे 5वीं तारीख तक के, उसी पे ब्याज हमें मिलते हैं। फिर अगर हम 5वीं तारीख के बाद यदि पैसे जमा करते हैं तो उस पैसे के कैलकुलेशन अगले महीने के 1 to 5 तारीख के बीच में होती हैं। तो थोड़ी सी ये हमें सावधानी रखनी है, हमें नुकसान से बचने हैं।
या हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली जमा करते हैं, तो इसका जो क्वार्टरली टाइम हो गया, तो उस क्वार्टरली टाइम के या हाफ ईयरली टाइम के पहली तारीख से 5वीं तारीख के बीच में ही हम कोशिश करेंगे पैसे जमा करने के लिए। इनएक्टिव अकाउंट के बारे में ही हम बता दिए कि इसको कंटिन्यू कैसे करने, पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ। फिर जो हमें पीपीएफ अकाउंट पे जो ब्याज मिलते हैं वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होता है, वो एनुअली, यानी हर एक साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है दोनों को कैलकुलेट करके एक करके उसमें हमें ब्याज मिलते हैं। फिर तीसरा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भारत सरकार के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका अब चेंज होते रहते हैं, हर एक 3 महीने पे यानी एक क्वार्टर पे चेंज होते रहते हैं। तो जो इसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। फिर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हम बता दिए कि ये एनुअली होते हैं। फिर लोन की इसमें भी फैसिलिटी होती हैं कि हम पीपीएफ अकाउंट के समक्ष हम लोन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पर्सनल लोन ले लेते हैं और पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो हम पीपीएफ अकाउंट खोलाना है उसमें पैसे जमा करना उनके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें टैक्स रिलीफ मिल जाते हैं। तो जो पैसे वो जमा पीपीएफ में किए उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। लेकिन इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो पीपीएफ अकाउंट की ओपनिंग टाइम पीरियड 3 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 ईयर, यानी पीपीएफ अकाउंट खोलने के 3 साल बाद और 6 साल पहले, यानी 3 से 6 साल के बीच में जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के बीच में हम अगेंस्ट पीपीएफ हम लोन ले सकते हैं। उसमें यह कि जो 2 साल में हम जो पैसे डिपॉजिट किए हैं उसका 25% ही हम लोन हमें मिल सकता है। या इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह बहुत ही कम होते हैं। जो हमें पीपीएफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं प्लस 1% एक्स्ट्रा, यानी सिर्फ 1% एक्स्ट्रा पे हमें ब्याज हमें देना होते हैं। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी ये चीज़ होती है कि अगर हम अगेंस्ट पीपीएफ के लोन तो ले लिए, अगर हम उसका इंस्टॉलमेंट जो 36 मंथ का इंस्टॉलमेंट होते हैं, 3 साल में यानी 36 मंथ का इंस्टॉलमेंट होते हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर समस्या क्रिएट ये हो जाती है कि हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये एक सरकारी गवर्नमेंट स्कीम है जो इसका रूल और रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट है। तो जो पेनल्टी है वो हेवी है, जो हमें पीपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 6% पेनल्टी, उसके बाद ऊपर 6% जोड़कर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज उस लोन पे देना होता है। तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। जो अकाउंट इनएक्टिव होते हैं उसमें उसके समक्ष पीपीएफ पे लोन नहीं दिए जा सकते हैं। या दूसरे है कि पार्शियल विड्रॉल भी हम पीपीएफ अकाउंट से करा सकते हैं। इसका पार्शियल विड्रॉल का भी क्राइटेरिया है कि मान लेते हैं कि हमें इमरजेंसी में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत हो गई, या बच्चे की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत हो गई, तो इन सब चीज़ के लिए कागज़ सबमिट करके हम पार्शियल विड्रॉल यानी करा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो अकाउंट एक्टिव स्टेटस यानी मिनिमम 7 ईयर होना चाहिए, तो हम पार्शियल विड्रॉल करा सकते हैं। जो अमाउंट हम जमा कर रखे हैं 4th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उसका 50% हम पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरा आ गया कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड की इसकी बात कर रहे थे हम। तो मैच्योरिटी पीरियड पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ की 15 साल होती है। तो 15 साल के बाद ये हमारे अकाउंट मैच्योर हो जाते हैं, इसमें जो भी अमाउंट होते हैं हमें वापस मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें वो पैसे की ज़रूरत नहीं रहता है और हम चाहते हैं कि हम मैच्योरिटी होने के बाद अपने अकाउंट को और डिपॉजिट के साथ और आगे एक्सटेंड कर दें। तो एक्सटेंशन में ये रहता है कि हम 5 साल के लिए एक ब्लॉक लग जाते हैं कि हम फिर 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर फिर 5 साल के बीच में जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे डिपॉजिट है उसको 1 फाइनेंशियल ईयर में एक बार 60% अमाउंट विड्रॉल करा सकते हैं। फिर अगले फाइनेंशियल में जो अमाउंट है उसका 60% है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि विदाउट डिपॉजिट हम एक्सटेंशन, तो हमारे जब अकाउंट मैच्योर हो जाते हैं तो सारे पैसे हमें क्रेडिट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर उस अकाउंट को हम फिर से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इसमें रहा ये भी अच्छा एक है कि हम अपने पीपीएफ अकाउंट को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर प्री मैच्योर क्लोजर भी होता है। कभी कभी परिस्थिति आ जाता है कि नहीं हमें पीपीएफ अकाउंट को क्लोज ही करने हैं, तो उस परिस्थिति में हमें उस परिस्थिति से रिलेटेड हमें पेपर सबमिट करते हैं, जैसे कि हम हॉस्पिटलाइज हैं, हमें क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस स्थिति में भी हम प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। या हमें बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए हमें पूरे पैसे की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में भी हम प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें पेनल्टी लग जाती है 1% की। जो हमें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें ब्याज मिलते हैं। फिर तीसरी बात आ गई नॉमिनेशन की। अगली बात कि नॉमिनेशन, इसमें हम नॉमिनेशन भी करा सकते हैं। नॉमिनेशन का आगे जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें टैब भी दिया है कि हम कितने नॉमिनी बनाते हैं। इसमें मैक्सिमम 4 हम नॉमिनेशन, कितने शेयर इंटाइटलमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ हम उसमें बताएंगे। फिर अकाउंट ट्रांसफर, अकाउंट हम पीपीएफ अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक, हम कहीं भी पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसमें पीपीएफ अकाउंट के बारे में हाईलाइट किए जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा मेरे पीपीएफ अकाउंट के
इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर चलते हैं कि हम इसका फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्म होते हैं सारे बैंकों के लिए पीपीएफ अकाउंट का, तो इसको फिल करके हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फिल करना है। इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, भरने में परेशानी नहीं रहती है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से बॉक्स उठाते हैं कि कहाँ क्या भरना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर होता है, जो ब्रांच का नाम है वहाँ पे सिंपल से ब्रांच का नाम डाल देंगे। दूसरा जो एक फ़ोटो चिपका दें ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर अपना यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जो भी हमारा नाम है ABCD या XYZ जो भी नाम है वो लिख देंगे। फिर आता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि हियर बाई अप्लाई फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर अमाउंट हम इनिशियल अमाउंट कितना जमा करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम इतना अमाउंट पैसे जमा करना चाह रहे हैं। फिर अपना इन्फॉर्मेशन लिखने हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपना नाम लिख देना है, अकाउंट होल्डर, फादर का नाम लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फिर अगर अकाउंट होल्डर माइनर है, हम बता रहे थे ना कि अगर माइनर के बिहेव पे भी जो कोई अदर पर्सन यानी दूसरा पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब माइनर मेजर हो जाते हैं तो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट माइनर से जो मेजर होता है उस व्यक्ति के अकाउंट हो जाते हैं। तो अगर माइनर का खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, अगर माइनर का खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं डालेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ माइनर का होगा, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन माइनर का होगा। उसका डेट बर्थ, जो मदर फादर जो गार्जियन है उसका नाम पता रहेगा, यहाँ पर भी माइनर का होगा। तो जिसका खाता खुलवा रहे हैं, मेजर का खुलवा रहे हैं, माइनर का या कोई भी इंडिविजुअल जो 18 से बड़ा है उसको, तो उसी का एड्रेस, तो यहाँ अगर मेजर का हम खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सारे मेजर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, आधार नंबर, पैन नंबर, परमानेंट और करंट एड्रेस और मोबाइल नंबर। अगर हम माइनर का खुलवा रहे हैं तो माइनर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बढ़ के देखिए इस पेज पे क्या है। तो इस पेज पे हटाइए इसको, चलिए यहाँ ब्रश ले लिए। इस पेज पे देखते हैं क्या है। इस पेज पे वही कि जो हम डिटेल ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर। अगर हम माइनर के इंपॉर्टेंट हैं कि जो मेजर है, जो इंडिविजुअल है 18+ है, उसके लिए ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ ये चीज़ डालें, जो है वो डाल दीजिए। लेकिन माइनर में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि माइनर के साथ जो उनका गार्जियन है ना, उनका भी इन्फॉर्मेशन डालना होता है। तो माइनर के लिए डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्यूटर में जब हम इन्फॉर्मेशन बैंक अधिकारी डालेंगे तो वो दिखना चाहिए कि 5 साल, 6 साल, 10 साल या इतने साल के बाद वो माइनर मेजर हो जा रहा है। तो ये थोड़ी सावधानी यहाँ पे रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे माइनर का हम डाल देंगे। ठीक है, जो एड्रेस प्रूफ है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डाल देंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन अगर माइनर है तो डिक्लेरेशन में साइन उसी का होगा ना जो ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर अकाउंट खोल रहे हैं, और जो इंडिविजुअल का खाता खोल रहा है जो 18+ है उसका साइन होंगे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि नॉमिनेशन में जो इंडिविजुअल है वो अपना नॉमिनेशन भी अपडेट करा सकते हैं। नॉमिनेशन में देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नॉमिनी अपडेट करेंगे मैक्सिमम 4 नॉमिनी अपडेट हो सकते हैं। तो जो नॉमिनी है उनका यहाँ पे नाम, इसमें नाम हो जाएगा, इसमें जो नॉमिनी है उनका एड्रेस हो जाएगा, इसी में नाम के साथ में हम अपना उनका रिलेशन भी लिख दें कि अकाउंट होल्डर के साथ उनका क्या रिलेशन है। फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, शेयर इंटाइटलमेंट, जो जिनको हम नॉमिनी बना रहे हैं उनका कितना शेयर है वो भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली चीज़ है कि अगर हम माइनर को नॉमिनी बना रहे हैं, ठीक है, माइनर को जब नॉमिनी बना रहे हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का खाता खुला रहा है जिसका उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपने जिसका उम्र बच्चे को नॉमिनी बना रहे हैं जिसका उम्र 10 साल है, तो उस केस में देखिए उस केस में जो माइनर को नॉमिनी बना रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब ज़रूरी हो जाता है, और जो उसके साथ गार्जियन बनेंगे उनका इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और फिर माइनर के लिए जो नॉमिनी बना रहा है उसके लिए विटनेस भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से भरने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे देखिए पर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है, तो ऑफिस यूज ठीक है, ये बैंक कर्मचारियों के लिए यूज के लिए होता है। और यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे जो अकाउंट होल्डर हैं। तो बेसिकली इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं इस फॉर्म में कि जब भी हम अकाउंट खुलवा रहे हैं, माइनर को खुलवा रहे हैं या मेजर को खुलवा रहे हैं, तो ये दोनों के लिए कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ क्या भर रहे हैं। फिर इसमें और भी फॉर्म है, इसमें हम जैसे पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, फिर अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं या प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, इसका सारे फॉर्म है। हम इस फॉर्म में जो हमें ज़रूरत पड़ती है इसको अटैच करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट के बारे में क्या क्या मेन फीचर हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं, और इसके एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करके भी सैंपल दिखाए कि कैसे बनना है, और इसके जो ओबीडी जो ओरिजिनल वैलिड केवाईसी हैं कौन कौन से जमा करने हैं, ये सारी चीज़ बताने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।